द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। आपने हो सकता है लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट में एक प्रिज्म का क्वेश्चन दिया था, होप कि आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। मैंने बता तो सारा दिया ही था, बस कैलकुलेशन बची थी आपकी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, है ना, कि दो मीडियम की अगर बाउंड्री प्लेन की बजाय स्फेरिकल होगी तो उसके क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो उसका कंसेप्ट सिंपल सा है कि यहाँ पे कोई आप एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लो और यहाँ पे दो मीडियम की जो बाउंड्री है वो प्लेन की बजाय स्फेरिकल है, लाइक दैट। कनकेव भी हो सकती है, कन्वेक्स भी हो सकती है। तो मैंने ये जो बाउंड्री ले ली वो बेसिकली आपकी कॉन्वेक्स शेप की ले ली, है ना। और अगर ये कोई कन्वेक्स शेप की बाउंड्री तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, है ना, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बेसिकली आपका आर है। बस आप फर्क समझना कि बस इसमें डिफरेंस वही है कि जो चीज आप प्लेन लेते थे पहले, अब आप उस बाउंड्री को स्फेरिकल ले रहे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कि उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी आर है ना। कि जो पहले प्लेन लेता था उसकी जगह पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का एक बाउंड्री ले लें, और इस बाउंड्री में दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो लेफ्ट साइड पे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और राइट साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। तो अब आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है बेसिक से। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दोगे, हम ये बनाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इंसिडेंट करवा लो इस तरह से, और ये यहाँ से बैंड हो जाएगी और बैंड होके यहाँ पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करती है रे ऐसे, है ना। तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे ये रे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका इमेज, है ना, कि रे इस तरह से गई और इंटरसेक्ट करके चली गई, है ना। और यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, चलो कोई नहीं। है ना, कि भाई ये जो लाइन है थोड़ा सा इसको दूर कर दो, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी। इसको आपने किसी डिस्टेंस पे बना दिया ऐसे, लाइक दैट। और इस पॉइंट पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, ये आपका इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाएगी वो नॉर्मल हो जाएगी इस तरह से, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाएगी वो लाइन क्या हो जाएगी, बेसिकली आपके नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होगा कि इंसिडेंट रे हुई, बैंड होके इमेज यहाँ पे बन गया। तो आपको ये तो रिलेट करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यू है ना, इसको आप कोई पी पॉइंट ले लो, पोल बोलते हैं इसे। इमेज डिस्टेंस अगर वी है तो यू वी म्यू 1 म्यू 2 और आर में क्या रिलेशन होगा, है ना। कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको पता है तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट आप देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हर जगह फॉलो होगा ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो म्यू 1 साइन आई होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा म्यू 2 साइन आर के। कि जो म्यू 1 साइन आई होगा ये म्यू 2 साइन आर के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम स्मॉल एंगल ले लें, क्योंकि सारे रेज आपके पैराक्सियल होती हैं, तो स्मॉल एंगल अगर हम ले लें तो हम सिंपल से लिख सकते हैं कि म्यू 1 इंटू आई इक्वल हो जाएगा म्यू 2 इंटू आर के। तो पहली चीज तो ये होगी, स्नेल्स लॉ तो स्फेरिकल प्लेन हर जगह के लिए वैलिड है, वही तो बेसिक लॉ है जिससे सारे फॉर्मूले आएंगे। उसके बाद थोड़ी सी ज्योमेट्री, ये एंगल सपोज आपका अल्फा है ना, ये वाला एंगल सपोज आपका थीटा है और ये वाला एंगल सपोज आपका बीटा है ना। तो ये सारे एंगल को हम रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो आई के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस थीटा जो होगा इसका एक्सटीरियर एंगल आई है ना। और जो आर प्लस बीटा होगा ये आपके थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। कि आर प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके थीटा के। तो जस्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे यूज कर लिया, है ना, कि कंसेप्ट ऑफ आपने एक्सटीरियर एंगल यूज किया तो ये दो चीज आपने लिख दी। इसके बाद आप सिंपल से लिखते हो कि भाई यहां से अगर हम देखें तो जो आई माइनस अल्फा होगा इसकी वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी, और जो आर प्लस बीटा होगा, है ना, इसकी वैल्यू भी थीटा के इक्वल हो जाएगी। कि आई माइनस अल्फा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी और जो आपका आर प्लस बीटा होगा ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन स्किल्स के लिए इसको आप म्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका पर्पज है आई और आर कैंसिल करना इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और इसको आप म्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और तो जैसे सेकंड इक्वेशन को जब मैं म्यू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
ये आपका हो जाएगा म्यू टू इंटू आर प्लस म्यू टू इंटू बीटा इक्वल टू आपका म्यू टू इंटू थीटा आ गया। ये आपकी इक्वेशन 1 ले लो आप इसमें, और फर्स्ट को आपने म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका हो गया म्यू वन इंटू आई माइनस म्यू वन इंटू अल्फा इक्वल टू आपका आ गया म्यू वन इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको होता है ये रिलेशन तो आपको ट्रू होगा ना, ये दोनों टर्म तो सेम ही है, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये आ गया कि भाई म्यू टू इंटू बीटा प्लस म्यू वन इंटू अल्फा इक्वल टू आपका आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू थीटा। ये आपका आ गया, है ना, कि म्यू टू इंटू बीटा प्लस म्यू वन इंटू अल्फा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू क्या आ गया, थीटा आ गया, है ना। अब आप ध्यान रखना कि अब ये एंगल सारे स्मॉल है ना, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो आपका अल्फा की वैल्यू होगी, अगर ये पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंस हो रही है रे वो अगर ए है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी, है ना, कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे आपका जो बीटा होगा वो आपका हो जाएगा एपी बाई वी, और जो आपका थीटा होगा ये आपका एपी बाई आर हो जाएगा, है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से टेन थीटा ले लिया मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो जैसे आपने यहाँ पे पुट किया म्यू टू इंटू एपी बाई वी आ गया, प्लस म्यू वन इंटू आपका आ गया एपी बाई यू इक्वल टू आपका आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन, थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एपी बाई आर, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से एपी कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, और एपी कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली आपकी ये चीज आ जाएगी कि म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई यू इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये आपका आ गया कि म्यू टू बाई वी माइनस प्लस म्यू वन बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या आ गया, बेसिकली आपका आ रहा है। तो आपने लिख लिया इस तरह से, है ना, कि म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर आ गया। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना कि ये आपने कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई किया है, कॉनकेव के लिए ड्राइव करोगे तो कुछ साइन लगा जाएंगे यहाँ पे, कि अगर कॉन्वेक्स सरफेस के लिए साइन कुछ ऐसा आ रहा है तो कॉनकेव के लिए कुछ अलग आ जाएगा। तो वैसे तो बीच में ड्राइव करके आपने प्लस साइन लाया है, लेकिन इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम बीच में एक माइनस साइन लगा लेते हैं ताकि जनरल फॉर्मूला बन जाए। तो उसको हम लिख देंगे म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये मेन फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, है ना, कि ये जो फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, कि जब भी आपका रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना, कि जब भी आपकी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और आर में ये रिलेशन होगा, है ना। तो इसमें यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी आपका इमेज डिस्टेंस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सब में साइन के साथ पुट करना है आपने, अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया मैंने, ये तो जस्ट मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए ऐसा किया है। अब इसमें म्यू वन एंड म्यू टू को आप ध्यान रखना क्या है, व्हाट इज म्यू वन, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ रे, है ना, कि रे की डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन आ जाएगा, कि रे अगर ऐसे जा रही है तो पहला मीडियम म्यू टू वन आ गया, दूसरा आपका म्यू टू आ जाएगा, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, कि रे के डायरेक्शन में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसलिए आपका म्यू टू आ जाएगा, कि रे के डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम आपका म्यू वन आ गया, सेकंड मीडियम कितना आ गया, इसलिए आपका म्यू टू आ गया, और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ना, लिख लो आप इसे। तो जस्ट मैंने डिराइव कर लिया रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। कैलकुलेशन उतना आता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि कैसे डिराइव हुई है चीजें, थोड़ी सी ज्योमेट्री होती है, जानने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है थोड़ी सी।
ठीक है, ये आपका आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, है ना, कि जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आता है बेसिकली आपका, इसके बाद, है ना, इसमें भी मैग्निफिकेशन होता है ना, कि मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल सरफेस, कि जो सेकंड कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें मैग्निफिकेशन हम किस तरह से ड्राइव करें, कि भाई इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसकी इमेज भी पॉइंट बनी हुई है ना, कि यहाँ पे अगर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है तो इसकी इमेज भी पॉइंट बनी हुई है ना, लेकिन कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी तो इमेज की हाइट कुछ डिफरेंट हो जाएगी, है ना, कि इमेज की हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसलिए आपके डिफरेंट हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन भी थोड़ा सा डिस्कस करना होता है। ठीक है, ये आपका गैस है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चीज आपकी, कि इसमें मैग्निफिकेशन हम किस तरह से करें। मैग्निफिकेशन का भी सिंपल सा कंसेप्ट है, भाई ये कोई रेफरेंस एक्सिस आप ले लो और ये कोई दो मीडियम की बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, राइट साइड का क्या है बेसिकली आपका म्यू 2 है, और ये आपका पोल आ गया। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दो, इस ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज आपकी h0 है, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज समझ बन गई, इसकी हाइट HI हो गई। और ध्यान रखना ये मिरर लेंस नहीं है, लेंस में तो बाहर हर जगह पे एयर होता है, यहाँ पे तो जस्ट दो बाउंड्री जो होगी वो प्लेन की बजाय स्फेरिकल होगी। तो इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अगर हम रे डायग्राम यूज करें तो HI और H0 के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप रे डायग्राम यूज करो इसके टिप का सिर्फ, बाकी तो रे डायग्राम एक्सटेंडेड बहुत टफ होगा, लेकिन जस्ट हम ऐसा बना सकते हैं कि ऐसी तो इमेज बनी होगी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे फॉलो हुआ होगा कि अगर ये एंगल आपका आई है और ये एंगल आर है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो लिख ही सकते हैं कि म्यू 1 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 इंटू आर, स्मॉल एंगल के लिए। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की यू है और ये वी है ना, तो ट्राइंगल लॉ जस्ट लगा लेते हैं कि भाई म्यू 1 इंटू, यहाँ पे आई की जगह पे हम पुट कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका हो जाएगा H0/u इक्वल टू आपका म्यू 2 आ गया, आर की जगह में हम पुट कर सकते हैं बेसिकली आपका HI/v, है ना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब HI/H0 ही तो होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली ये इसके इक्वल आ जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू द म्यू 1/म्यू 2 इंटू v/u, हाँ, कि म्यू 1/म्यू 2 इंटू क्या हो जाएगा v/u। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया कि भाई जब भी स्फेरिकल के सरफेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज बाय ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये होगी। इसमें v/u में एक तो मिरर से इतना अलग है ये कि माइनस की जगह प्लस साइन आ गया, और दूसरा है म्यू 1/म्यू 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो मैग्निफिकेशन का और दूसरा जो आपने ये पढ़ा कि म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। और सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करने हैं, कि जो भी आप जनरल साइन कन्वेंशन जानते हो उसी के अकॉर्डिंग सबको यूज करने हैं। और ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। मान लो सरफेस प्लेन हो जाता, कि मान लो सरफेस जो बाउंड्री सरफेस है वो स्फेरिकल के बजाय प्लेन है ना, कि फॉर प्लेन बाउंड्री, भाई प्लेन अगर इसमें बाउंड्री हो जाती, ये तो स्फेरिकल बाउंड्री के लिए है, अगर प्लेन बाउंड्री होती तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता, किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा ना, जस्ट आपका आ जाएगा म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहां से v इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू 2/म्यू 1 इंटू यू आ जाएगा। यही तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का रिलेशन है, कि भाई u जो होता है वो रियल डेप्थ होता है, रियल डिस्टेंस होती है ना, और v जो होती है वो अपरेंट डिस्टेंस होती है जो इमेज बनती है।
है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला आपने स्फेरिकल के लिए कर लिया। इसी में अगर हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये सेम फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा, प्लेन के लिए, है ना। तो ये थ्योरेटिकली आपको ये चीज जाननी होती है इसमें, इस वापस से। ठीक है, ये आपका गया। तो इसी दो फॉर्मूले से सब चीजें आपको यूज करनी है। तो जैसे मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ये पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम देखें ना कि किस तरह से आपको यूज करना है ना, वो थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है कि भाई किस तरह से इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करते हुए जस्ट थोड़ी सी चीजें हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि आपसे सिंपल सा बोला गया कि यहाँ पे कोई इस तरह से हेमीस्फेरिकल सरफेस है, कोई ग्लास का हेमीस्फेरिकल सरफेस है, या कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है। आप सिलेंड्रिकल सरफेस या हेमीस्फेरिकल कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। और ये आपका कोई रेफरेंस एक्सिस है ना। और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और बाहर में एयर है, वाटर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका एयर है। तो आपको पता है कोई भी पैरेलल रेज जब आएंगी, इस तरह से इंसिडेंट कोई पैरेलल रेज आती है, तो पहले ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होंगी ऐसे, है ना। और फिर जब जाएंगी तो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, अल्टीमेटली इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी इस जगह पे, है ना। कि दो बार बैंड होके, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई और एक बार फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होके अल्टीमेटली यहाँ पे कन्वर्ज होगी। तो आपको ये बताना होता है कि इसकी जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का ये एक्स डिस्टेंस है वो कितना है ना। कि अगर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये है, देन आपको कैलकुलेट करना होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि आप देखो, एक तो इसमें प्लेन सरफेस है, एक आपका स्फेरिकल सरफेस है। तो मैं प्लेन स्फेरिकल के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, इस ग्लास पीस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि रे कहां से कहां जा रही है। तो रे आपकी जा रही है एयर से ग्लास में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, और इसका पोल कहाँ पे है कि भाई सरफेस का पोल तो यहाँ पे होगा ना, तो ये पोल P1 आपका होगा। सारे डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे, और जस्ट मैं ये फॉर्मूला लिख लूंगा, μ2/μ1 सॉरी μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू आपका हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r। तो आपको सेकंड मीडियम तो ग्लास है, सेकंड मीडियम अगर ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 3/2 पुट कर दो। v मुझे निकालना है, फर्स्ट मीडियम 1 है, u पैरेलल रेस का इनफाइनाइट होता है ना। इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.5 माइनस 1/r। r आपको देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा, तो इसका r पॉजिटिव ही होगा। राइटवर्ड लोगे पोल से आप, तो r यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू +3r आ गई। अब +3r का मतलब आप समझना कि अगर ये रे दोबारा बैंड नहीं होती, यहाँ पे एयर से ग्लास में गई, एक बार बैंड हुई, ग्लास से एयर गई, दोबारा बैंड हुई, अगर ये दोबारा बैंड नहीं होती, सिर्फ एयर से ग्लास में होती, तो ये रे यहाँ पे कन्वर्ज करती जाती आगे कहीं पे, इस तरह से आगे जाके यहाँ पे कहीं पे क्या करती है, बेसिकली आपकी कन्वर्ज करती है। वो डिस्टेंस आपने निकाला है, ये फाइनल इमेज नहीं है, ये तो कोई इंटरमीडिएट इमेज आई डैश है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से आपका 3r आ गया, है ना। अब आपको पता है, लेकिन एक बार और बैंड हुई है रे, तो कॉन्सेप्ट ये तो होता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन का जो इमेज होगा वो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए कैसे वर्क करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट। कि फर्स्ट का इमेज जो आई डैश है, वो सेकंड सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उस पे एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो जो सेकंड सरफेस है वो ये है जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका पोल आप ध्यान रखना, अब ये हो गया, यहाँ पे पोल P1 था, थिन लेंस में यही डिफरेंस होता है,
कि पोल के बीच की सेपरेशन नेग्लिजिबल होती है, तो इसमें नेग्लिजिबल नहीं हो तो आ रहा है, तो यहाँ इसका पोल P2 हो गया। और अब जो रे जा रही है वो ग्लास से एयर में जा रही है, ये भी ध्यान रखना। एक तो पोल चेंज हो गया, दूसरा ग्लास से एयर जा रही है, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब सेकंड मीडियम आपका एयर हो गई, वी मुझे निकालना है, माइनस फर्स्ट मीडियम आपका 3/2 हो गया। और अब देखो, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लोगे ना आप P2 से लोगे, तो P2 से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वही तो ऑब्जेक्ट है इसमें, वो +2r हो जाएगा, है ना, राइट वर्ड तो है, तो +2r हो जाएगा, तो +2r आ गया। इक्वल टू μ2 - μ1, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। तो 1 - 3/2/r, प्लेन सरफेस का r इनफाइनाइट होता है, तो प्लेन सरफेस का r क्या हो गया, बेसिकली आपका इनफाइनाइट हो गया, तो आपका आंसर आ गया, है ना। कि जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे v की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप देखो, व्हाट इज द फाइनल v, फाइनल v कितना आ रहा है इस केस में, है ना। फाइनल v मेरे ख्याल से 4r/3 आ जाएगा ना, फाइनल v आपका 4r/3 आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी, जो मैं पूछ रहा था यहाँ पे, वो इसी सरफेस से तो पूछ रहा था, तो ये आपका 4r/3 हो जाएगी, इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 4r/3। तो ये करना है आपको, तो ये प्रोसेस समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, कि भाई पहला रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी इमेज जो होगी वो सेकंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, सेकंड की जो इमेज होगी थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, तो जितने बार भी आप ले रहे हो उसको ऑब्जेक्ट आप मानते जाओ। बस साइन कन्वेंशन और पोल का ध्यान रखना कि भाई पहले सरफेस का पोल तो P1 है, दूसरे सरफेस का क्या है, बेसिकली आपका P2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली आपकी 4r/3 आ गई, तो इस तरह से हम कर सकते हैं सर, लिख लो आप इसे। ठीक है आपका, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट करो, है ना। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, उसको 1 by 1 आप अटेम्प्ट करो, है ना। चलो इसको सॉल्व करो जरा सा, इग्नोर द डायग्राम, वैसे डायग्राम ठीक है लेकिन डायग्राम एक्यूरेट बहुत ज्यादा बना नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से सॉल्व करो आपसे।
हाइट ऑफ द इमेज बताना है आपको, बस बेसिक फॉर्मूला यूज करना है आपको। हाँ, सुहाना सही आंसर आपका। अर्पित सही है, एकाग्र सही है, कार्तिकेय सही है, सही है। यथार्थ सही है। ठीक है ना, इसका आंसर जो आ रहा है वो है ना, जस्ट 1 सेंटीमीटर आ रहा है, कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। है ना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है। रे जा रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसके अकॉर्डिंग म्यू वन म्यू टू डिसाइड होता है कि भाई रे एयर से ग्लास में जाए तो म्यू टू 1.5 होगा, म्यू वन ये होगा, एयर होगा। और उसके बाद आपको होता है सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, 1.5/v माइनस 1/u। u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, लेकिन इधर है ना ये 30 सेंटीमीटर इंसिडेंट रे के अपोजिट है, ये -30 हो जाएगा। है ना, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ से 1.5 माइनस 1/r। आर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये कोई कॉन्वेक्स सरफेस है तो इस कॉन्वेक्स सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइटवर्ड आप मेजर करोगे तो ये बाई कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, तो एक पॉजिटिव 10 आ जाएगा। है ना, तो इससे वी आ जाएगा आपका। एक बार वी आ गया तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको 1 दिया ही हुआ है, इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू। है ना, ये भी साइन के साथ पुट करना सारी चीजें, ये भी हम किसके साथ पुट करेंगे, बेसिकली आपके साइन के साथ यहाँ पे भी। है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। है ना, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो वी मेरे ख्याल से 120 आता होगा। है ना, इससे वी की वैल्यू जो होगी 120 आ रही होगी। है ना, और जो यू है या चेक कर लो आप, जो भी आता है, मुझे नहीं पता वी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इससे आप सॉल्व कर लो। है ना, तो इससे हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गया इस तरह से। कितना आ रहा है वी इससे, वी की वैल्यू क्या है इससे? अच्छा वी 9 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर आ रहा है। 9। 9 नहीं आएगा, 90 आएगा, 9 तो बहुत कम है। 9 तो नहीं आना चाहिए, 90 सेंटीमीटर सही है। हाँ 90 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, वो कहीं पे आपने वो मिस कर दिया है 10।
यहाँ से आपका आ गया मैग्निफिकेशन की हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू। तो 2/3, ये तो 90 पॉजिटिव है, लेकिन ये -30 है ना, कि ये क्या है बेसिकली आपका -30 है ना। तो इससे आपका हाइट ऑफ द इमेज आ गया। है ना, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.5 है ना, तो एक 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो -1 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बन जाएगी। तो दिख ही रहा है डायग्राम में भी कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बेसिकली आपकी इन्वर्टेड। तो -1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड बनेगी। हर फॉर्मूले में आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, चाहे यही क्यों ना हो। हर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। और बड़ा केयरफुली करते हैं इसमें, एक से एक ट्रिकी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। लेंस इजी है, ये मुश्किल है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा से बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इसमें पोल चेंज हो जाता है ना। लेंस में पोल चेंज नहीं होता है, इसमें पोल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में वो चेंज हो जाता है, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो इससे सॉल्व। क्या पूछ रहा है उसके बारे में देखो।
चलो आप लोग कर लोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे, है ना। वैसे आप थोड़ा टाइम दोगे और तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। मैं देखो 2 बार करना है तो रिफ्रैक्शन है, एक बार यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन एट एबी की बात करते हैं, एट एबी सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है। देखो ये एंगल 45 वगैरह है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है ना। वो तो स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला है, तो इसके लिए सिर्फ स्नेल्स लॉ वैलिड होता है। निकालेंगे कि अगर आई 45 है तो आर कितना होगा, तो आप स्नेल्स लॉ से निकाल लोगे। 1 sin 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा √2 इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ आ जाएगी, मीन्स आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। मतलब पहली बार जब लाइट बैंड होगी ना, तो एक्चुअली में 30 डिग्री से ये समझ में आ गया कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वह 30 डिग्री का मतलब हो गया कि इनसाइड द जो जब इस पीस के अंदर जाएगी तो ये रे आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यहीं से आगे क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ऐसे, है ना। क्योंकि आपको तो अगर आर की वैल्यू 30 डिग्री है तो पक्का ये हॉरिजॉन्टल होगी होगी, क्योंकि ये वाला एंगल 60 है ना, तो ये 60 होगा ये वाला, तो ये 30 डिग्री है तो पक्का ये हॉरिजॉन्टल होगी। मतलब अब रे हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो उसका यू जो होता है वो इनफाइनाइट ले लेंगे। तो आपका कहना यही तो है कि भाई अब जो रे है वो √2 से इसमें जा रही है, मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है 1.514 पे, है ना। और इसकी कहाँ पे इमेज बनेगी यही तो आपको निकालना है कि भाई इसके बाद जब ये बैंड होगी तो किसी ई पॉइंट पे कट करेगी, उस ई की डिस्टेंस से तो आपको निकालना है उससे कितनी होगी। अगर इंडायरेक्टली वी निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, μ2/v, है ना, μ1/u। यू यू की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी बेसिकली आपकी इस तरह से कि यू जो होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल टू μ2 - μ1 बाई आर। अब आर देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो सरफेस है ना, इसका सेंटर राइटवर्ड ही होगा, मतलब आर भी पॉजिटिव ही होगा। और आर की कुछ वैल्यू दे रखा होगा इसने कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 0.4 मीटर है। तो इससे वी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई वी ही तो निकालना है कि जो ओ है वो वी है। तो बस मेन ऑब्जर्वेशन वही था कि थोड़ा केयरफुली देख के कि आर की वैल्यू अगर 30 डिग्री है फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब यू इनफाइनाइट हो गया। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका ये कि कहाँ से सर ये भी फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हुआ? कौन सा फॉर्मूला। सर आपने शुरू शुरू में रिपीट किया था ना कुछ, जब हाँ स्नेल्स लॉ शुरू में यूज ये करने बोला का कि था। भाई कोई इसमें इस तरह के फॉर्मूले यूज नहीं होंगे ना ये सारे, क्योंकि तो स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है। यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है। ओके सर। वो जो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं वो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के लिए वैलिड होते हैं, पैराक्सियल रेस के लिए होते हैं वो। यहाँ तो रे पैराक्सियल नहीं है ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बेसिकली आपका डिफरेंट है आपका, है ना। तो पैराक्सियल रेस के लिए सारे फॉर्मूले क्या होते हैं इसलिए आपके वैलिड होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। वैसे भी कोई फॉर्मूला दूसरा यूज कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बाउंड्री कोई फ्लैट थोड़ी है, वर्टिकल बाउंड्री थोड़ी है। अगर वर्टिकल यस सर। तो उसमें तो रे दे रखा है इसने, तो आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही यूज करोगे कि रे में अगर रिलेशन निकालना है तो उसके लिए तो स्नेल्स लॉ ही होता है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह प्लेस तो है नहीं। इसने बोला इस तरह से रे जा रही है, कहाँ पे जाके कन्वर्ट्स करेगी। तो पहले आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, है ना। तो इससे हम कर सकते हैं सर, है ना। उसके बाद फिर वो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के लिए आप सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह यूज कर लोगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं, जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस प्रीवियस ईयर जेई का ही क्वेश्चन, तो आपको कहीं भी इसका आंसर मिल जाएगा, आंसर एक्चुअली में क्या दिया हुआ है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। ये बहुत केयरफुल चीज है थोड़ी सी ये। हाँ ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो।
डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से डालना है, स्फेरिकल सरफेस है ये। ये आपका स्फेरिकल सरफेस है इसका। ये ऐसा। हाँ, पैरेलल रेज जो होंगी वो कहाँ पे फाइनली कन्वर्ज होंगी। इसमें तो चार ऑप्शन भी है, इसका तो आंसर देना चाहिए आपको। हाँ, एकाग्र सही है आपका आंसर। हाँ, सुहाना आप सही है आपका आंसर। हाँ, पीयूष झा सही है, तो आप समझ गए इसे। हाँ अब्दुल्ला, योर आंसर इज करेक्ट।
ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है, काफी लोगों ने सही दिया है ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं इनसे। तो एकदम केयरफुली करना है आपने, थोड़ा सा रे डायग्राम बना लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए बना लेते हैं कि यहाँ से कोई पैरेलल रेज आई है ऐसे, इस सरफेस से जब स्ट्राइक करेगी तो इस तरह से आपकी बैंड हो जाएगी। कहाँ बैंड होके जा रही है अभी आपको पता नहीं है, तो जस्ट मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसे, वो तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएगा ना कि कहाँ बैंड हो रही है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो आप देखो रे सबसे पहले कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये ध्यान रखना जरूरी है। और उसका पोल ये P1 है ना, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1.5 बाई वी माइनस आपका आ जाएगा इसलिए आपका 1 बाई यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई आर। आर की वैल्यू इसने 40 बोला हुआ है, तो सेंटर तो लेफ्ट में है, तो मतलब ये 40 पॉजिटिव होगा, हाँ ये 40 क्या हो जाएगा, इसलिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू 120 आ जाएगी, है ना। लेकिन आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस ही आपका 80 है भाई, रेडियस अगर इसकी 40 सेंटीमीटर, पूरा डिस्टेंस 80 है, लेकिन 120 पे कन्वर्ट हो रही है ना, मतलब ये इस तरह से वर्चुअल बना देंगे थोड़ा सा कि अगर सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट, तो ये जाके P1 से 120 पे कन्वर्ट हो जाता। एकदम केयरफुली बनाते हैं इसे, ये 120 आ गए, है ना। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए तो सिंपल सा हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। और रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता है, आप पोल आपका ये P2 हो गया, पोल चेंज होते रहता है, और P2 से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 40 हो जाएगी। तो अगर 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हम ये यूज कर लेंगे। तो 1/v तो मुझे निकालना है, 1/u की वैल्यू आपकी 40 है, और फोकल लेंथ इसका जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमेशा, रेडियस अगर 40 है तो ये -20 हो जाएगा। तो इससे मिरर के v आ जाएगा आपका, है ना। इससे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू माइनस में आपकी कुछ आ जाएगी, माइनस आप मेरे ख्याल से 40/3 आ जाती है, v की वैल्यू -40/3 आ जाएगी सेंटीमीटर, है ना। तो -40/3 का मतलब ये हो गया कि यहां से जब रे रिफ्लेक्ट होगी, ये लेकिन फाइनल पोजिशन नहीं आया अभी, यहां से जब रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो यहां से पास करेगी, तो जहां पे कन्वर्ज हो रही है ये आपका 40/3 है, यहाँ पे जहां पे कन्वर्ज कर रही है ये डिस्टेंस माइनस का मतलब रे के अपोजिट है, ये आपका 40/3 है। लेकिन ये फाइनल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ी है, क्योंकि जब रे बाहर निकलेगी फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी ना ऐसे, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से फिर से क्या होगा, इसलिए आपकी अवे बैंड होगी ऐसे, तो रे दोबारा फिर से इस तरह से बैंड होगी नॉर्मल से अवे, ये ऐसा। अब वो कहाँ पे कन्वर्ज होगा, इसलिए इसने अपीयर्स टू वर्ड बोला हुआ है, एक्चुअल भी कन्वर्ज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है पीछे कहीं कन्वर्ज हो, है ना। तो हो सकता है बेसिकली क्या हो रहा होगा, बेसिकली आपका ये पीछे कुछ कन्वर्ज हो रहा है, तो इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फिर से सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं क्या। तो आप जो रेज आ रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर जा रही है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे, है ना। और पहले की जो इमेज है, ये आपका कोई इमेज I1 ले लो, ये आपकी इमेज I2 हो गई। अब एक और इमेज बनेगी, फाइनल वही तो डिस्टेंस होगा जहां पे कन्वर्ट होगी, तो ये आपकी इस रिफ्रैक्शन के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, तो I2 की डिस्टेंस यहां से लेनी पड़ेगी ना आपको P1 से, तो इसका पोल जो है वो P1 है, ग्लास टू एयर जा रही है, और सारे डिस्टेंस आपको P1 से मेजर करनी है ना। ये सारे डिस्टेंस पेयर से P1 से मेजर करोगे, फिर से ये फॉर्मूला लगा लो, तो 1/v तो मुझे निकालना था, 1.5/u, है ना। जो u की वैल्यू होगी इस केस में वो आपकी माइनस हो जाएगी, माइनस मेरे ख्याल से 80 - 40/3 हो जाएगा, 80 - 40/3 हो जाएगा, इक्वल टू μ2 - μ1 बाई आर। आर की वैल्यू इसकी जो होगी वो क्या होगी आपकी, देख लो, है ना, कि इस सरफेस से अगर हम आर देखें, है ना, सॉरी मैंने साइन कन्वेंशन कुछ गलत यूज किया, क्योंकि अब जो साइन कन्वेंशन होगा ना इस रे के अकॉर्डिंग होगा, ये अब इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा ना, जो डिस्टेंस ले रहे हैं, हाँ ठीक तो है, इस इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग ये अपोजिट है, माइनस सही है ना, और इस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग आर भी नेगेटिव है, तो आर भी क्या हो गया बेसिकली आपका -40। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो फाइनल भी आ जाएगा कि फाइनली ये जाके कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे कहीं पे अपीयर्स टू कन्वर्ज होगा, ये इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी, है ना। तो हर बार थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है, हाँ।
मतलब v की जो वैल्यू आ रही होगी वो 100 -100 आ रही होगी इससे सॉल्व करके। इससे सॉल्व करके v की वैल्यू -100 सेंटीमीटर आ रही होगी। -100 सेंटीमीटर P1 से, तो सेंटर से -60 आ जाएगी, है ना, कि सेंटर से कितना हो जाएगी, -60 आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि कैसे मैंने किया है, एयर टू ग्लास, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर ग्लास टू एयर, और पोल में चेंज कर रहा हूँ कि कभी P1 पोल है, कभी P2 पोल है, जहां पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है उसका जो पोल है उसी को हम लेते हैं सारे डिस्टेंस मेजर करने के। और साइन कन्वेंशन, जो भी इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे है तो इसके अकॉर्डिंग, अगर इंसिडेंट रे ये है तो इसके अकॉर्डिंग, जिस भी सरफेस पे जो इंसिडेंट रे है उसके अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, है ना। वैसे तो मेन से भी करते तो यही आंसर आ जाता है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो v की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाती है, पॉइंट तो वही रहता है आपका। लेकिन जो भी है, आप जिसके अकॉर्डिंग भी यूज करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना। तो -60 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट होता है ना, जिसमें कि मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका गया, तो -60 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका गया। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरा बताओ। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेयर डायग्राम बना लेते हैं इसमें। भाई v -100 है ना, इससे v-100 आ गया, तो -100 तो P1 से डिस्टेंस है, -100 इसका इमेज का। तो लेकिन इसने बोला सेंटर से कितना होगा ना, तो 40 माइनस कर देंगे, तो 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सेंटर हो जाएगा, हाँ? क्योंकि आपने जो v निकाला है वो P1 से निकाला है, लेकिन आंसर में वैसे सेंटर से दे रहा है, तो 40 उसमें माइनस कर देंगे, तो 60 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो।
फिर 2 बार करना है आपको, और तो कुछ इसमें है नहीं। ऐसे रे बैंड होगी, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे। तो ऐसा होने के लिए एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस ये बताना है। इसे आ जाना चाहिए था ये आंसर, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। फिर 2 बार फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, फाइनली भी इनफाइनाइट ले लेंगे। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। वैसे ही आ जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि भाई यहाँ पे हम आ गए इस तरह से कि जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है इसको आप P1 ले लो, और ये पॉइंट आपका P2 हो गया, है ना। तो पहले हम फर्स्ट सरफेस पे आते हैं, तो जिसका ये पोल P1 है, तो एयर से ग्लास में जा रही है ना। तो आपका आ गया μ2/v माइनस μ1/u। μ1 आपका 1 हो गया, u की वैल्यू -mr हो गई, इक्वल टू μ2 - μ1, आर की जगह पे इनफाइनाइट आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई ना। v की वैल्यू अगर आप ध्यान दोगे तो v की वैल्यू आपकी आ गई -3/2mr। अब आंसर आ गया मेरे ख्याल से, ये आंसर नहीं आ रहा, जो v की वैल्यू आ गई -3/2mr आ गई, है ना। -3/2mr का मतलब अगर मैं इसको इस तरह से बैंड हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे पीछे ले जाऊं तो यहाँ पे कहीं पे वर्चुअल इमेज बनती, और ये डिस्टेंस आपने लिया है 3/2mr। अब ध्यान रखना कि मैंने सब चीज साइन के साथ पुट कर दिया, तो स्टिल v की वैल्यू का नेगेटिव आ रही है, मतलब p से इधर ही कहीं पे इमेज बनेगा वर्चुअल, तो 3/2mr हो गया। अब ये जो इमेज होगा यहाँ पे जो बना हुआ है, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन जिसका कि पोल P2 है, उसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो फिर से लगाते हैं सेकेंड सरफेस पे,
अब ये रेज आ रही है ग्लास से एयर में, तो सेकेंड वन, अब v आपका पैरेलल हो गया है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस म्यू वन 1.5 आ गया। u की वैल्यू आप ध्यान रखना कि अब आपको P2 से मेजर करना है तो इसमें ये एक r भी ऐड हो जाएगा। यही तो इससे मेन कॉन्सेप्ट है कि रेडियस ऐड होते जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा आपको। तो यहाँ से u की वैल्यू अब आपकी हो जाएगी, माइनस तो होगा ही, 3/2 mr प्लस r हो जाएगा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो 1 माइनस 1.5/r है ना। इसका r लेफ्टवर्ड होगा सेंटर कहीं पे तो नेगेटिव होगा, ये आपका माइनस आ रहा है। इससे सॉल्व करेंगे तो एम आर ही तो बच गया, तो इससे एम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आर वगैरह, और एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो एम की वैल्यू आती है ना, मेरे पास जो आंसर दिया हुआ 3/4 दिया हुआ, एम की जो वैल्यू होगी वो 3/4 होगी, है ना। एकदम डायग्राम थोड़ा सा एक सिंगल लाइन वाला डायग्राम बना लेना आप, दो लाइन का इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है, सिंगल लाइन गई बैंड हुई, यहाँ इमेज बना, फिर बैंड हुई, इसमें आर ऐड करना पड़ेगा, और फाइनली पैरेलल अगर हुई तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो इससे आपका एम की वैल्यू 3/4 आ जाएगी इसको सॉल्व करके, है ना। तो इसका सेम अटेम्प्ट करते हैं। तो कोई भी ग्लास के पीस है, इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है। ठीक, क्या पाया। चलो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं पहले। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसको जरा देखो क्या बोल रहे हैं। सर पहले वाले क्वेश्चन में 4/3 आ रहा था। 4/3 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, सर मेरे अकॉर्डिंग 4/3 आना चाहिए। चेक कर लेना, मेरे पास 3/4 लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लो, है ना, कि इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है। मेरे पास जो आंसर है वो 3/4 लिखा हुआ है, कई बार वो गलत भी लिखा होता है ना। तो अगर 3/4 आ रहा है तो ठीक हो जाएगा, 4/3 कर दो इसे आप, है ना। ये भी जेई का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, चेक कर लेना इसका आंसर, ये आपका आ जाएगा। अगर आपने सॉल्व किया फिर तो सही है। ये भी ठीक क्वेश्चन है, वैसे आसानी है लेकिन फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको बस।
हाँ सही आंसर आपका कार्तिक है, आंसर इज करेक्ट। पहली बार लगाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है हमने। हाँ एकाग्र सही आंसर। सही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे तो सबका आंसर ठीक आ ही जाएगा, है ना। जैसे पहली बार आप देखो कि अगर रे यहां से जब जाएगी, है ना, पी से रे कोई स्टार्ट होगी, उसके बाद ये बैंड होगी, तो वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी पहले तो वो निकाल लेते हैं। यथार्थ और आंसर इज करेक्ट, है ना। पहले वो कहाँ बैंड होगी हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, क्योंकि जो ग्लास से रे एयर में जा रही है ना, और इसका जो पोल है वो ये है, तो म्यू2 आपका 1 हो गया। वी की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस ये आपका 1.5 हो गया, बाई यू की वैल्यू -50 होगी, है ना, क्योंकि रे अगर ऐसे जा रही है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी -50, है ना, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। आर भी निगेटिव होगा इसका, और आर इसने दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, -10 आ गया, है ना। तो इससे वी क्या आ रहा है आपका आंसर में, व्हाट वी आर गेटिंग, इससे जो वी आएगा वो कितना आएगा, 50 हाँ V50 आएगा। पॉजिटिव है नेगेटिव, सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव 50 आ गया। पॉजिटिव 50 मतलब अब यहां से देखो मैंने डायग्राम आगे नहीं बनाया था, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। नेगेटिव 50 होता तो फिर तो इधर बनता कहीं पे, लेकिन पॉजिटिव 50 मतलब यहीं पे कहीं पे बनेगा, पॉजिटिव 50 आपका ऐसा बन गया, ये इस तरह से, है ना। तो ये डायग्राम अगर हम बनाए ऐसे, ये पॉजिटिव 50 पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये डिस्टेंस तो मेरी 50 आ गई, है ना। अब ये यही तो बोल रहा है कि कैसे इंटरसेक्ट होगी ताकि ये बाद में पैरेलल हो जाए ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ एक्स आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स से तो निकालना आपने कि एक्स कितना होगा ताकि ये बाद में पैरेलल हो जाए। तो फिर से लगा लेते हैं, आप रे जो जा रही है वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो आपका हो जाएगा 1.5 बाई वी, तो इनफाइनाइट हो गया, है ना। 1 बाई यू, यू की जगह पे -x आ गया, है ना, इक्वल टू मी2 माइनस मी1, 1.5 माइनस 1 बाई आर। आर भी इसका सेंटर तो राइट वर्ड ही होगा, तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव 10 आ गया। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू अगर 20 आ गई तो आपका 70 आंसर आ गया, कि डी की वैल्यू आपकी 50 प्लस एक्स ही तो होगी। तो सारा एक्शन जो इसके बात कर रहा ना वो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वी आपकी कितनी है। यहाँ से वी जो आ रही है वो आपकी 50 आ रही है ना। तो ये डायग्राम बन जाएगा, इस तरह से रही जाएगी, बैंड होगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। तो बस इसी तरह से आपको सब चीजें एक्सप्लेन करते चलना है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, है ना, कि बस साइन कन्वेंशन प्रॉपर हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो जैसे जी एडवांस का क्वेश्चन था, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 70 आ जाएगा आपका आंसर, है ना, कि बेसिक्स यूज करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द लेंस पढ़ेंगे, थिन लेंसेज, इसी को एक्सटेंड करते हैं, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।